क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि दिया है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग ट्रस्ट को देता है तथा 1/4 भाग अपने दैनिक कार्यों में खर्च कर देता है, तो उसके पास संपत्ति कितनी है। ठीक है, तो उसके पास जितनी संपत्ति थी, अब चीजें समझिए यार कि उसने 1/4 भाग किसको दे दिया है, ट्रस्ट को दे दिया, और 1/4 भाग किसको दे दिया है उनने, तो दैनिक कार्यों में खर्च कर दिया। तो यार 1/4 और 1/4 टोटल इतना खर्च करा है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2/4। सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 1/2। और 1/2 का क्या मतलब है कि यार कि टोटल उसके पास 2 भाग थे तो उसमें से 1 भाग खर्च कर चुका है, तो आधा अगर खर्च कर दिया है तो शेष उसके पास बचा कितना, आधा। तो कुल संपत्ति का आधा वो खर्च कर चुका है और बचा कितने है उसके पास, तो आधा। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यार सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि 13, 58, 70 गुणा 93 और यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, ये है प्लस, और 13, 58, 7। ठीक है, सॉरी यहाँ जीरो नहीं है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 13, 58, 7 गुणा 93 प्लस 13, 58, 7 गुणा 7, इसका टोटली आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा स्प्रेड है। तो करेंगे क्या यार कि यहाँ अगर देखो ये तो बीच में प्लस लग रखा है, मतलब यहाँ से हम कॉमन ले ले कितना, 13, 58, 7 इसमें भी है, 13, 58, 7 इसमें भी है, तो 13, 58, 7 अगर कॉमन ले ले तो बच के जाएगा कोष्टक में 93 प्लस का कितना, 7 बचेगा। और 93 और 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 गुणा कितना हो जाएगा, तो 13587, और जब गुणा करोगे तो 1358700 क्या हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, और आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः, एक कितना है 75 और दूसरा है कितना 48, तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो यार आप त्रिभुज तो जानते हैं कि ऐसे आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो, तो अगर मान लो यार ये वाला एंगल है हमारे पास कितना 75, ठीक है 75 डिग्री सॉरी, और ये वाला है हमारे पास कितना टोटल 48 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये x डिग्री होगा। हम इतना जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 75 प्लस 48 प्लस x बराबर से कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इतना होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 8, 5, 13 का 3 बचेगा कितना 1, ये हो जाएगा 4 और 1 5 और 7, 5 कितना हो जाएगा 12, तो 123 प्लस कितना x बराबर से 180 डिग्री। तो यार x बराबर से हो जाएगा 180 माइनस 123। तो यार जब 10 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 7, 7 में से 2 घटाओगे तो 5, मतलब टोटल कितना बच रहा है 57 डिग्री। तो तीसरा जो x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 57, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो तीसरा वाला एंगल होगा वो कितना होगा, तो 57 डिग्री होगा। पूछा भी यही है कि त्रिभुज का तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो 57। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि घड़ी में, ठीक है घड़ी में ठीक 3 बजे, ठीक है 3 घंटे 3 बजे की बात हो रही है, 3 बजे घंटे और मिनट, ठीक है घंटे और मिनट के सुई के मध्य कितने का कोण बनता है। ठीक है, घंटे और सुई के मध्य, तो आप अगर देखोगे तो यार पूरा जब 3 बजता है तो समथिंग समथिंग यहाँ रहता है 12, यहाँ रहता है 3, तो यार जब पूरा 3 बजेगा तो छोटा कांटा इधर रहेगा और बड़ा कांटा यहाँ रहेगा, मतलब दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का, भी कितना 1। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। एक समकोण का कोण बनेगा कब, घड़ी पर जब ठीक 3 बज रहे होंगे उस वक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि जो देसाई प्राथमिक स्कूल के गणित के शिक्षक है, ठीक है जो देसाई है वो प्राथमिक स्कूल के गणित के शिक्षक है, गणित पढ़ाते समय किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि को समझाते हैं। मतलब जो देसाई है गणित पढ़ाते समय क्या करते हैं, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित की विधि समझाते हैं। देसाई के अनुसार वह विधि कौन सी होगी, ठीक है मतलब कौन सी विधि अपनाएंगे, तो पहला है विश्लेषण विधि, दूसरा है पहला हो जाएगा संश्लेषण विधि, दूसरा है विश्लेषण विधि, थर्ड है इकाई और फोर्थ है क्रिया विधि। तो यार जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वो कौन सी विधि अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्रिया विधि। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां।
क्वेश्चन नंबर 6वां कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नेहा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। ठीक है, जो नेहा है विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, ठीक है, 3 + 2 कितना होगा 5, उसी प्रकार 4 और 1 कितना होगा 5, 2 और 7 होगा 9, और वहीं 3 और 6 भी होगा कितना 9। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। ठीक है, वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, कौन, मतलब नेहा। ठीक है, परिमाणात्मक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, या संक्रिया अवस्था, या गुणनखंड अवस्था। तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर इसका राइट। संक्रियात्मक अवस्था में है वह। ठीक है, मतलब जोड़ने की विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं सीख रही है कौन, तो नेहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि एक केले का मूल्य, ठीक है, एक केले का मूल्य कितना, 1 रुपये 25 पैसे है। इसी प्रकार 4 दर्जन केले खरीदने के लिए आवश्यक मूल्य कितना होगा। तो यार हम इतना जान रहे हैं कि जब एक केला कितने का है, ठीक है, एक केला की अगर हम बात करें तो वो है 1.25 रुपए का, या 1 रुपये 25 पैसे का। हमें टोटल कितने खरीदने हैं, 4 दर्जन। 4 दर्जन, एक दर्जन में कितने आते हैं 12 केले, एक दर्जन में 12 केले, तो 4 दर्जन में कितने केले आ जाएंगे, तो 48 केले। तो एक केला अगर इतने का है तो टोटल खरीदने कितने हैं, टोटल 48। तो 48 का इधर गुणा कर रहे हैं तो 48 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 48 केले बराबर से, इधर अगर आप देखोगे तो 48 का जब 1.25 में जब गुणा कर रहे होंगे तो आ जाएगा कितना, 60 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी होगा राइट आंसर। टोटल उसे 4 दर्जन केले खरीदने में 60 रुपए का खर्च आएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ दे रखा है अब्दुल एवं, ये ठीक है रहीम है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा रहीम। ठीक है, अब्दुल एवं रहीम प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4वीं के छात्र है। ठीक है, अब्दुल और रहीम दोनों प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 4वीं के छात्र है, मतलब कक्षा 4 के। स्कूल से घर से स्कूल के लिए एक लड्डू लेकर जाता है। ठीक है, तो मान लो अब्दुल जाता है कहाँ, लड्डू लेकर, कहाँ से, घर से स्कूल के लिए। उस लड्डू का 1/3 भाग अब्दुल को दे देता है, सॉरी मतलब दिया, लेकर के कौन गया होगा, तो रहीम लेकर गया होगा, और 1/3 भाग अब्दुल को दे देता है, तथा 1/4 भाग अन्य मित्र को दे देता है, कौन, तो रहीम। तो यार रहीम ने करा क्या है, देखो तो 1/3 भाग दे दिया अब्दुल को, और कितना 1/4 भाग दे दिया कौन को, रहीम को। तो शेष रहीम ने खा लिया। ठीक है, सॉरी 1/4 भाग किनको दिया है, अन्य मित्रों को दे देता है। तो यार टोटल उसने इतना बांटा, तो मान लो एक लड्डू था, तो एक लड्डू का कितना भाग बांट चुका है वो, तो 1/3 और 1/5। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना जाएगा 12। जब 3 का भाग दोगे 12 में तो 4 बार, और 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 + 3। तो यार टोटल अगर हम बात करें तो 7/12 ऐसे भाग है। अगर आपने भिन्न अच्छे से पढ़ा होगा, या तो नहीं पढ़ा होगा तो हमने भिन्न का लेक्चर डाल रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। तो 7/12 भाग कौन, रहीम बांट चुका है। तो यार टोटल 12 था होगा, 7 भाग बांट दिया, इसका मतलब बचा कितना है, 5 भाग, किसमें से, 12 में से। मतलब जो रहीम ने खाया वो कितने भाग खाया है, तो 5/12 भाग। तो यहाँ 4 ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। उस लड्डू का 5वां 12 अंश भाग कौन ने खाया है, तो रहीम के द्वारा खाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यार क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि प्राथमिक स्कूल, ठीक है, प्राथमिक स्कूल में गणित के शिक्षक ने समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं को इस प्रकार लिखा जैसे कि आकृति में दिखा है। मतलब एबीसी आकृति है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री का कोण बना है। ये भुजाएं कितनी, 6, मतलब ये वाली भुजा 6 है, और ये भुजा है 8, मतलब ये वाली कितनी हो जाएगी, 10 सॉल्व करोगे तब। अध्यापक द्वारा बड़ी भुजा मतलब AC इस प्रकार ज्ञात की गई। तो AC का वर्ग बराबर से AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। जब इसे सॉल्व करा तो यार फाइनली आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, 10। AC का मान यहाँ पर आ रहा है कितना, यहाँ लिखा है 100, बल्कि वो एक्चुअल में आएगा कितना, यह यहाँ पर अंडर रूट रहेगा, तो जो AC की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी कितनी, 10। तो शिक्षक द्वारा हल किए गए प्रश्न के किस गणितज्ञ द्वारा दी गई विधि का प्रयोग किया। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं यार, तो ये 4 गणितज्ञ है। ये जो पूरी मेथड यूज की गई है वो किस गणितज्ञ ने दी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर कौन ने दी है, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो वो कौन सी प्रमेय है, तो पाइथागोरस थ्योरम। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां कि यहां पर आपको दे रखा है, एक मिनट, कि विकास गोयल गणित के अध्यापक है। ठीक है, जैसे दिया है कि विकास गोयल गणित के क्या है, अध्यापक है। गणित पढ़ाते समय शिक्षक गणित के अध्ययन से बालकों में होने वाले विकास के विषय में इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, मतलब गणित पढ़ाते समय बच्चों में होने वाले या बालकों में होने वाले विकास के विषय में इस प्रकार कहते हैं। क्या कहा है उनने? तो जो गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं कर्म पद्धति से सोचने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो जो गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं कर्म पद्धति से सोचने की शक्ति का विकास होता है, उस कथन से शिक्षक गणित के किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्थिक उपयोगिता, व्यवहारिक उपयोगिता और संख्याओं की उपयोगिता और धन कमाने की उपयोगिता। यार ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्या? व्यवहारिक उपयोगिता इसका होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आपको दे रखा है कि 344 का गुणा 21, ठीक है, 344 गुणा 21 के गुणनफल में क्या जोड़ने की 9867 हो जाए। तो यार देखो 344 गुणा x, सॉरी गुणा कितना है 21 में क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ेंगे x जोड़ेंगे, तब आ कितना रहा है 9867। उसने बोला है कि जब 344 में 21 का गुणा करके इसमें क्या जोड़े कि 9867 आ जाए, तो 21 का जब गुणा करेंगे तो 21 चौक 84 का, सॉरी 21 चौक 84 का 4 बचेगा कितना 8, 21 चौक 84, 84 और 8 जोड़ेंगे तो 92 का 2 बचेगा कितना 9, और 21 दिया 63, 63 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72, प्लस x बराबर से कितना आ जाएगा 9867। प्लस की राशि का जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में जाएगा, मतलब x बराबर से 9867 माइनस 7224। ठीक है, आगे घटाओगे 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और जब 9 में से 7 घटा रहे होंगे तो 2, मतलब 2643 बचेगा। मतलब 2643 अगर हम जोड़ दें किसमें, तो 344 गुणित 21 में, तो हमें योगफल क्या मिल जाएगा, तो इसका 9867 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि अमित मेरठ से इलाहाबाद जाना चाहता है। ठीक है, स्पेशली यहाँ लिखा है मेरठ से इलाहाबाद जाना चाहता है। उसने स्टेशन पर लगे हुए सूचना पट्ट पर निम्नलिखित सूचना पढ़ी। ठीक है, स्टेशन कहाँ से कहाँ तक और जाने का समय और पहुंचने का समय। जाना कहाँ से जाता है, वो मेरठ से जाना चाहता है इलाहाबाद, मतलब वो निकलेगा 5:40 पर और रात को कब पहुंचेगा 2:40 पर। ठीक है, उसके बाद दी गई सूचनाओं के आधार पर बताइए कि रेलगाड़ी ठीक समय पर मेरठ से प्रस्थान करती है। मतलब कितने बजे निकली होगी, तो 5:40 पर निकली होगी। रास्ते में किसी अवरोध के कारण 1 घंटा 20 मिनट रुके रहे तो अमित कितने समय में इलाहाबाद पहुंच जाएगा, मतलब टोटल लगने वाला समय बताना है। तो चीजें देखो यार, वो निकला कितने पर 5:40 पर, और रात को शाम को 5:40 पर निकला और 2:40 पर पहुंचता है। तो यार ये देखो 5:40 पर जब वो निकला तो 5:40 पर निकला और 2:40 पर उसको पहुंचना चाहिए था। तो ये देख लो 5:40 से 2:40 के बीच का कितना टोटल गैप आ रहा है। तो यार जब हम कैलकुलेट करेंगे कहां से, यहां पर, ठीक है, मतलब 5 से, तो 5:40 के बाद आएगा देखो 6:40, फिर 7:40, फिर 8:40, फिर 9:40, फिर 10:40, 11:40, 12:40, 1:40 और 2:40, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घंटे पूरे पूरे लग रहे हैं। परंतु वो 1 घंटे 20 मिनट कहीं रुका भी है, तो इसमें 1 घंटे जोड़ेंगे तो बच जाएगा 10 घंटे और 20 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब कितना 10 घंटे 20 मिनट का उसको समय लगेगा कहां से कहां तक, तो मेरठ से इलाहाबाद पहुंचने में। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि जो ऋतु कक्षा 4 की, ठीक है, कक्षा 4 की छात्रा है, जो ऋतु है वह कक्षा 4 की छात्रा है, वह गणित के, ठीक है, वह होगा ये, वैसे वह गणित के प्रश्न हल करते समय इस प्रकार की त्रुटि करती है। मतलब 12 और 19 का अंतर निकालने के लिए 12 माइनस 19 माइनस 7, ठीक है, 12 माइनस 19 माइनस कितना लिख दिया हमने 7 लिख दिया, कौन ने, ऋतु ने। आगे देखे तो उसके इस प्रकार हल किए गए उत्तर को स्पष्ट होता है, ठीक है, उसके इस प्रकार
हल किए गए उत्तर से स्पष्ट होता है। क्या होता है? तो पहला आ जाएगा उसे घटाव क्रिया नहीं आती, दूसरा है उसके द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है, और थर्ड है इस प्रकार के प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है, और फोर्थ है उसे घटाव, ठीक है, यहाँ जाएगा घटाव, ठीक है, घटाव आता है परंतु बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने का बहुत नहीं है। ठीक है, मतलब उसे हम ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। उसे घटाना तो आता है परंतु उसे ये नहीं पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बट एक्चुअल में आंसर यही होगा कि उसे ये नहीं पता है कि जब भी 12 और 19 का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो 19 में से 12 घटाएंगे तब आएगा कितना? 7, परंतु उसने कहा क्या है 12 में से 19 घटाया और ला कितना दिया? -7। परंतु जब अंतर की बात होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा राइट आंसर कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर आंसर आता है। ये ऐसा कुछ था होगा बट यहाँ पे सही से छपा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा कि राजू व रवि कक्षा 3rd की छात्र है। ठीक है, राजू और रवि कक्षा 3rd की छात्र है। उन्होंने अपनी पेंसिल की लंबाई या मापी, ठीक है, मतलब लंबाइयां मापी है वो कौन कौन ने? राजू ने और रवि ने, कक्षा 3rd के छात्र है, उन्होंने अपनी अपनी पेंसिल की लंबाइयां नापी। अब देखा तो जो रवि, ठीक है, यहाँ पर है रवि के पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर है। ठीक है, और वहीं पर आगे देखें तो राजू के पेंसिल की लंबाई 6 मीटर और 4 मिलीमीटर है। रवि की पेंसिल राजू की पेंसिल से कितनी लंबी है? ठीक है, मतलब एक की पेंसिल लंबी है कौन की? तो रवि की, और वहीं पर राजू की पेंसिल की बात करें तो वो छोटी है 6 मीटर 7 सेंटीमीटर। उनके मध्य उन्हें अंतर पूछा है, मतलब कितनी लंबाई अधिक है। तो यार 7 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर ये लंबाई है कौन की? तो रवि की पेंसिल की। वहीं पर 6 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर ये लंबाई है कौन की? तो राजू के पेंसिल की। इन दोनों के बीच अंतर पूछा है तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 मिलीमीटर, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 सेंटीमीटर। मतलब उनकी पेंसिलों के मध्य अंतर कितने का? तो 1 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चाहो तो इस क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो मोहिनी है, ठीक है, मोहिनी गणित की अध्यापिका है। ठीक है, जो मोहिनी है वो गणित की अध्यापिका है। वह एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5वीं में गणित पढ़ाती है। कौन? मोहिनी। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय पढ़ाते समय यहाँ पर आएगा उससे, मतलब उसने आएगा, उसने पहले वह बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है। कौन? तो मोहिनी ने जब क्षेत्रमिति पढ़ाने स्टार्ट किया तो सभी सूत्रों को उसने बोर्ड पर लिख दिया। यह तरीका दर्शाता है। ऑप्शन नंबर पहला निगमन आगमन, और ये निगमन उपागम आएगा। ठीक है, निगमन उपागम। सेकंड है आगमन उपागम, थर्ड है व्यवहारिक उपागम, और फोर्थ है प्रयोगात्मक उपागम। तो यार इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, निगमन उपागम को दर्शाता है क्योंकि निगमन विधि में पहले सूत्र को बता दिया जाता है और उसके द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आपने अगर शिक्षण विधि अच्छे से पढ़ी होगी तो ये चीजें पढ़ी होगी कि निगमन विधि में सबसे पहले सिर्फ सूत्रों को बताया जाता है और डायरेक्टली आंसर सॉल्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है कि नेहा कक्षा 4th की छात्रा है। वह गणित विषय में अत्यंत कमजोर है। कौन? नेहा। प्रतिवर्ष अनुत्तीर्ण हो जाती है, फेल भी हो जाती है। आप अध्यापक है, ठीक है, आप एक टीचर है, तो आपका नेहा के प्रति आवश्यक कार्य है। आप क्या करेंगे नेहा के प्रति? तो पहला ऑप्शन है उसे स्कूल से निकाल देंगे। सेकंड ऑप्शन है उसके माता पिता को बुलाकर उसकी शिकायत करेंगे। थर्ड ऑप्शन है उसे सभी बच्चों के सामने मेज पर खड़ी कर देंगे। और फोर्थ ऑप्शन है यह देखेंगे कि नेहा किस क्षेत्र में कमजोर है तथा क्षेत्र में उसकी कमजोरी दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। तो यार ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यह देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, मतलब क्या कमी रह जा रही है और वह कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार से दे रखा है हमें कि एक गणित अध्यापक ने 2 वर्गों में अंतर वाले व्यंजक को इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, ये एक व्यंजक है 16x² - 25y² बराबर से उन्हें लिखा 16x + 25y और 4x + 5y और 4x - 5y।
उपरोक्त हल के आधार पर अध्यापक ने बीजगणित, ठीक है, बीजगणित सूत्र का प्रयोग किया। कौन से सूत्र का प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, और ये चौथा ऑप्शन दे रखा है। तो यार आप तो इससे भले भारतीय परिचित होंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर से होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब जब इन्हें तोड़ा होगा तो देखो यहाँ दे रखा है कि 16x का वर्ग माइनस 25y का वर्ग, ठीक है। इन्होंने इसको सॉल्व करा होगा किस प्रकार से? तो 4x पूरे का वर्ग माइनस 5y और पूरे का वर्ग जब सॉल्व करा होगा तो ये a का मान और ये b का मान, मतलब इसको लिख दिया होगा 4x प्लस 5y और इसको लिख दिया है अगले पार्ट को 4x माइनस 5y। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा काम कर रहा है? तो a का वर्ग माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि मनु अपने भाई राहुल को पढ़ा रही है, ठीक है। जो मनु है अपने भाई राहुल को पढ़ा रही है। उसने राहुल से निम्न प्रश्न हल करने के लिए कहा कि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपए है, ठीक है। एक अभ्यास पुस्तिका की अगर हम बात करें तो कितने, जो पुस्तिका है वो कितने रुपए की है? p रुपए की। कितनी? वो भी एक अभ्यास पुस्तिका p रुपए की है। तथा एक पेन का मूल्य r रुपए है, ठीक है। एक जो पेन का मूल्य है, ठीक है, एक पेन का मूल्य कितने रुपए है? r रुपए है। तो 4 अभ्यास पुस्तिका, तो यहाँ 4 का गुणा कर देते हैं तो इधर आ जाएगा कितना p? 4p। और 2 पेन, तो इधर 2 का गुणा कर देते हैं, इधर भी 2 का गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा कितना? 2r। यदि उसके भाई ने प्रश्न को सही हल किया तो सही उत्तर कौन सा होगा? तो यार 4p की हो गई पुस्तिका और 2r के हो गए क्या? पेन। तो 2r मतलब ये उसने सही सॉल्व किया होगा तो ये आंसर लाया होगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चाहो तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं। यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ दे रखा है कि एक अध्यापक द्वारा निम्न प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखा गया जैसे कि आकृति में दिया गया, मतलब ABCD क्या हो गया? एक आयत, ठीक है, ये F है। अध्यापक ने एक छात्र से पूछा इस आकृति का परिमाप कितना होगा, ठीक है। इसका परिमाप पूछा है ABCD एक आयत का। यदि छात्र ने सही उत्तर दिया तो निम्न में से छात्र ने कौन सा उत्तर दिया होगा? तो आप खुद जानते हैं कि परिमाप निकाला है मतलब चारों भुजाओं का क्या करा है? योग ज्ञात किया है। तो चारों भुजाओं का योग है सेकंड ऑप्शन में आंसर, इसीलिए होगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि छात्र जिसे टीचर ने खड़ा किया था उसने सही आंसर दिया, और सही आंसर दिया मतलब चारों भुजाओं को जोड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा इसका राइट आंसर। तो यार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गणित के अध्यापक, ठीक है, गणित के अध्यापक मनु शर्मा श्यामपट्ट पर इस आकृति को बनाती है, ठीक है। मतलब ये आकृति बनाया ABCD तथा प्रत्येक छात्र से इस आकृति के विषय में पूछते हैं। मतलब जो मनु शर्मा है वो इस आकृति के बारे में पूछते हैं जो ये त्रिभुज बना रखा है। तो अध्यापक द्वारा इस प्रकार की आकृति को दिखाना किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ठीक है, तो आकृतियों की पहचान करना, आकृतियों को माप तौल करना, आकृतियों को बनाना और आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सिर्फ और सिर्फ इस आकृति के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब आकृति की पहचान करना इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टीचर यह चाह रहे हैं कि बच्चे आकृति को पहचान पा रहे हैं या नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 25 का 2 सही 1/4 और 56 का 1 सही 1/8 बराबर से x है। तो यार 24 का 2 सही 1/4 मतलब 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस 56 का मतलब गुणा 8 एकम 8 और 1 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 8 बराबर से कितना x। सॉल्व करोगे तो 8 एकम 8 8 सत्ती 56, ठीक है। 4 एकम 4 4 छंग 24, तो 9 6 हो जाएगा कितना 54 प्लस 9 7 कितना हो जाएगा 63। जब जोड़ोगे तो 4 और 3 7 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, मतलब आ रहा है कितना 117, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि मोहिनी एक विद्यालय में अध्यापिका है, वह गणित पढ़ा रही है। मोहिनी गणित के नैतिक मूल्यों को स्पष्ट करते हुए इस प्रकार कहती है कि गणित तर्कसंगत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करती है। मतलब जो गणित है तर्कसंगत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करती है। व्यर्थ गप्पे या फिर आडंबर, धोखा, छल कपट, कुछ सब कुछ उस मन का कहना है। किसको? ठीक है, जिसको गणित का शिक्षण नहीं दिया
गया है। उपरोक्त कथन किसका है? ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कहा गया है कि जो गणित तर्कसंगत विचार, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्यता प्रदान करती है, ना कि व्यर्थ गप्पे, आडंबर, धोखा, छल कपट या सब कुछ उस मन का कहना है। ठीक है, जिसको गणित का शिक्षण सही से नहीं दिया गया, यह कथन किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंसर। यह कथन किसका है? तो डाल्टन ने ऐसा कहा था। चाहो तो इसकी हमने वीडियो भी बना रखी है, एक लोगों के द्वारा क्या क्या कथन कहे गए हैं मैथ्स में। तो यार अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मनीष, ठीक है, मनीष एक गणित के अध्यापक है। जो मनीष एक गणित के अध्यापक है, उसके द्वारा दिए गए व्यंजक है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे तो 3.1 प्लस 9.1 प्लस 2 इंटू 1.9 गुणित 9.1 को संक्षिप्त रूप से हल लिखा हुआ है। ठीक है, उनने ये क्वेश्चन लिखा है, इसको संक्षिप्त रूप से लिख दिया 3.1 प्लस 1.9 पूरे का वर्ग और बराबर से 5 का वर्ग बराबर से 25। अध्यापक यह हल किया गया है। ठीक है, अध्यापक द्वारा यह हल किसके द्वारा किया गया है? तो यार आप खुद जानते होंगे कि ये होगा a प्लस ए इंटू बी। ठीक है, मतलब a प्लस बी पूरे का वर्ग वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका राइट आंसर कि a प्लस बी के वर्ग का प्रयोग किया, सॉरी, a प्लस बी के वर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यहाँ की एक प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या इस प्रकार है। मतलब कक्षा फर्स्ट में इतनी संख्या है, कक्षा सेकंड में इतनी है, कक्षा थर्ड में इतनी है, कक्षा फोर्थ में इतनी है और फिफ्थ में इतनी है। यदि ये देखो, ये छोटा वाला गोला दे रखा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये छोटा वाला गोला 5 लड़कों को और ये बड़ा वाला गोला 2 लड़कियों को बताता है। तो आगे हमसे पूछा क्या है यहाँ पर कि ये छोटा वाला गोला 5 लड़कों को और बड़ा वाला गोला 2 लड़कियों को बताता है। तो उपरोक्त के आधार पर कक्षा 2 में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? मतलब कक्षा सेकंड में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये देख लो यार कि छोटे वाले गोले कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। मतलब ये भी 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 5 को, ठीक है, ये भी 5, मतलब देखिए ये भी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 5 को, इधर 5 को, ये 5 को और ये 5 को। तो 5 10 15 20 और 25, तो 25 तो हो गए लड़के। और ये छोटा वाला गोला 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 2 को, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो जब 4 जोड़ दोगे तो टोटल कितना जाएगा 29। मतलब कक्षा 2 में टोटल कितने छात्र है? 29 छात्र है। तो यहाँ नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, जिसमें टोटल कितने छात्र है? तो यहाँ 29 छात्र है। अगले एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है यहाँ पर कि हेंसन के अनुसार, ठीक है, हेंसन के अनुसार कक्षा को उद्देश्य से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए, ठीक है, जो कक्षा को उद्देश्य से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्री की विविधता अत्यंत आवश्यक है। यह कथन एक है। ठीक है, मतलब जो हेंसन है इनके अनुसार इन्होंने कहा कि कक्षा को उद्देश्य से ठीक प्रकार से अवगत कराने के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सहायक सामग्री की विविधता अत्यंत आवश्यक है, यह एक है। तो यह क्या है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इकाई पाठ योजना की विशेषता, सेकंड दे रखा है कि मूल्यांकन का आधार है, थर्ड है इकाई योजना का स्तर है और फोर्थ है इकाई योजना का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर की इकाई पाठ योजना की विशेषता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि निहारिका कक्षा, ठीक है, जो निहारिका है कक्षा 5वीं गणित पढ़ा रही है। ठीक है, मतलब निहारिका एक शिक्षिका है जो कि 5वीं में गणित पढ़ा रही है। उसने एक धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक के योग करते हुए एक प्रश्न इस प्रकार बोर्ड पर लिखा, मतलब -25 और प्लस का कितना 45, तथा एक छात्रा कविता से कहा कि इस पूर्णांक का योग कितना होगा। तो उसने, मतलब उन्हें, कविता ने अपने उत्तर में इस प्रकार लिखा, -27 प्लस 45 बराबर से -18 लिखा है। देखिए गलत लिखा है उन्होंने। तो कविता द्वारा हल किए गए प्रश्न से क्या निष्कर्ष निकलता है? ठीक है, क्या निष्कर्ष निकलता है वह हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन देखें तो कविता का हल सही है। ठीक है, मतलब हम देखेंगे तो ये गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बोल रहा है कविता का हल सही है, जो कि गलत है। सेकंड देखेंगे तो कविता का उत्तर सही नहीं है, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है कि कविता का उत्तर सही नहीं है। उसे ज्ञात नहीं है
कि एक धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक का योग करते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी ही होगा राइट आंसर की जब माइनस 27 और प्लस 45 करोगे तो आएगा कितना, तो प्लस का 18 आना चाहिए था। परंतु कविता को, ठीक है, जो ये कविता है उसका उत्तर सही नहीं है, ये हमें भी पता है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उनको कविता को कि एक धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक का योग करते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है यार कि सुमित, ठीक है, ये हमारा ही नाम है। सुमित के स्कूल में समबाहु त्रिभुज आकार मैदान है। ठीक है, मतलब ये मेरा स्कूल हो चुका है और मेरे स्कूल में एक समबाहु त्रिभुज आकार का मैदान है। वह प्रतिदिन, मतलब खुद मैं, ठीक है, सुमित, वह प्रतिदिन उस मैदान के 6 चक्कर लगाता है। तो सुमित एक दिन में 6 चक्कर लगाता है। यदि उस मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 मीटर हो तो उसके द्वारा प्रतिदिन तय की गई दूरी कितनी होगी। तो ये देखो यार कि मैदान है ऐसा समबाहु त्रिभुजाकार, मतलब इसकी भी 45 मीटर, इसकी भी 45 मीटर और इसकी भी 45 मीटर भुजा होगी। तो 45 दिया हो जाएगा कितना, 135। मतलब एक राउंड में 135 मीटर चलता है कौन, सुमित। और अगर 135 मीटर एक राउंड में चलता है तो टोटल 6 चक्कर लगाए। ठीक है, और जब 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 बचेगा 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21 का 1 बचेगा 2 और 6 कम 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। मतलब टोटल एक दिन में कितने मीटर दौड़ता है सुमित, तो 810 मीटर। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। यार अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कि एक संख्या, ठीक है, 4 संख्याओं का योग 72 है। तो 4 संख्या के योग कितना दे रखा है, 72। मतलब चाहो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। यदि पहली संख्या में 5 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या से 5 घटाते हैं, ठीक है, पहली संख्या में 5 जोड़ते हैं और दूसरी संख्या में से 5 घटाते हैं। तो देखो यार उसने कहा है कि 4 संख्या का योग कितना है, 72। तो हमने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 72 कर लिया। उसने बोला कि पहली संख्या में 5 जोड़ते हैं, मतलब a में 5 जोड़ा और दूसरी संख्या में से जब 5 घटाते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे दे रखा है तीसरी संख्या में, ठीक है, तीसरी संख्या को 5 से गुणा करते हैं। तीसरी संख्या मतलब c को 5 से गुणा करते हैं और चौथी संख्या को 5 से भाग देते हैं। चौथी संख्या मतलब d को 5 से क्या दे दिया है, भाग देते हैं। तो परिणाम समान आता है, मतलब परिणाम में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ देखेंगे कि यार पहली संख्या में 5 जोड़ने का बोल दिया, दूसरी में 5 घटाने का, तीसरी में से 5 गुणा करने का और चौथी में 5 का भाग देने। तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आया। मतलब अभी भी अगर इन सब का योग अगर करेंगे तो भी कितना आएगा, 72 आएगा। इसका मतलब यार जो हमने इसमें 5 जोड़ा और 5 घटाए ये दोनों बराबर होंगे, ये तीनों आपस में, चारों आपस में क्या होंगे, बराबर, तब ही परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे यार, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों को अगर हम बराबर लिखते हैं, ठीक है, मतलब 5c बराबर से d/5। तो यार इधर अगर 5 का पक्षांतर कर दूं तो यहाँ 25c बराबर से क्या जाएगा, d। ठीक है, और आगे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम बराबर लिख लें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम बराबर लिख लेते तो हम जानते हैं कि यार b माइनस 5 बराबर से c 5c है। तो यार ये माइनस का 5 इधर का आएगा, चला जाएगा प्लस का, तो b बराबर से जाएगा 5c प्लस का कितना हो जाएगा 5। आगे अगर हम और देखें तो यार इसको बराबर लिख लें, मतलब a प्लस 5 बराबर से कितना 5c, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी अपने आप में बराबर होगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5c माइनस कितना 5। तो यार हमने इन सबको c में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ ये दे रखा है, हमें जो दिया हुआ है यार कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर से कितना है, 72 है। तो यार सब चारों का योग 72 है। तो a की वैल्यू, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो कितना है 5c प्लस, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर से 72। a का मान कितना है हमारे पास, तो 5c माइनस 5। b का मान कितना है हमारे पास, तो 5c प्लस 5। और c का मान कितना है हमारे पास, तो खुद c है। और d का मान कितना है हमारे पास, तो 25c बराबर से कितना है 72। यहाँ 5 से तो 5 कट गया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का। यहाँ 5c और 5 10c, 10 और 11c, 11 26 और 1 कितना हो जाएगा 36c बराबर से हो जाएगा 72। और c का मान आ जाएगा कितना 2। तो यार c का मान यहाँ हमारे पास आया है 2। अब c का मान जब यहाँ रखोगे तो a का मान, देखो c का मान कितना है 2। तो यहाँ जब 2 लिखोगे तो 5 दूनी 10 और 10 में से 5 घटाओगे तो बचेगा कितना 5, मतलब a का मान आ जाएगा 5।
वहीं पर अगर मैं सी का मान यहाँ लिख दूं, ठीक है, सी का मान यहाँ लिख दूं तो डी का मान जो आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, डी का जो मान आ रहा होगा तो सी का मान है 2, तो 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो डी का मान आ जाएगा कितना, 50। आगे अगर हम सॉल्व करें तो यार सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ए आ रही है 5 और सबसे बड़ी संख्या 50 आ रही है, तो 50 और 5 के बीच अंतर कितने का आ रहा है, तो 45 का अंतर आ रहा है। और यहाँ अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो उसने यही पूछा है कि तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर कितने का होगा, तो 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चीजें समझ नहीं आई हो तो थोड़ा सा बैक कर लीजिए क्वेश्चन को और तब समझिए, क्योंकि एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने की पूरी संभावना है इसकी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है यार कि गणित कक्षा के दौरान, ठीक है, गणित कक्षा के दौरान शिक्षक ने निम्नलिखित समस्या बोर्ड पर लिखे और बच्चों से कहा कि वे इसका उत्तर लिखे, ठीक है, मतलब ये एक समस्या लिख दी, जैसे 25 में 5 का भाग देंगे तो हम जानते हैं 5 आएगा, ठीक है, 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। वैसे ही 2.5 में 0.5 का भाग देंगे तो भी 5 आएगा, इसको भाग देंगे तो भी 5 आएगा, इसको भाग देंगे तो भी 5 आएगा। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहता है कि बच्चे यहाँ अवलोकन कर सके कि, ठीक है, अब क्या अवलोकन करे बच्चे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो यार यहाँ यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाई जाए या घटाई जाती है, मतलब यदि भाजक और भाज्य दोनों ही 10 की घात से बढ़ाई जाए या तो घटाई जाए तो भागफल समान रहता है। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है कि 10 से भाग दे रहे हैं या तो 10 से घटा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि या तो दशमलव लगा दो या तो दशमलव हटा दो, तो कोई आंसर में परिवर्तन नहीं आता है। तो यार इस सेट का अंतिम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो जाएगी, कितने 9 आ जाएंगे यहाँ पर, तो 5 9 आ जाएंगे। और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी ये, ठीक है, का योगफल कैसे पढ़ा जाएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो यार यहाँ जाएगा 9 9 और 9 9 और 1 10 का शून्य बचेगा 1, 9 और 1 कितना 10, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,09,99 पढ़ेंगे, ठीक है, 1,09,99 पढ़ेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, ठीक है, और कोशिश करिए कि इस लेक्चर को आप अगर समझ में ना आया हो या कहीं कुछ प्रॉब्लम रही तो एक बार और देख लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आने वाले लेक्चरों में उनका समस्या का समाधान जरूर रखेंगे। और लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, समथिंग 40 मिनट का यार, तो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है, वैसे ही कोई कराता नहीं है, पर मैं अगर करा रहा हूँ तो आप अपने 40 मिनट जरूर निकालिए, शाम को 5 बजे और सुबह 7 बजे भी आप इन्वायरमेंट का लेक्चर अटेंड कीजिए। उसमें हम मतलब पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें आपकी कंटिन्यूटी नहीं बिगड़ेगी और आप पेपर में अच्छा खासा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यार लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहां पर रहिए खुश रहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए।